हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे यूपी जीडीसी जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है आज का पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स आप कह सकते हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होगा। और ये सब्जेक्ट सिर्फ यूपी जीडीसी जीआईसी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को ही नहीं बल्कि यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 को भी कवर कर रहा है और उससे रिलेटेड ही पीवाईक्यूज़ यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होगा। इन शॉर्ट, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से अगर आप टीचिंग लाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम यहाँ पर जीडीसी जीआईसी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट पेपर 2 को कवर करने के लिए लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ऑलरेडी हम चैनल पे मल्टीपल लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अगर आप लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। और आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पे जाकर ये वीडियोस देख भी सकते हैं और आपको यहाँ पे मल्टीपल न्यू क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज़ भी देखने को मिलेंगे और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी हमने रिसेंट में ही जीडीसी जीआईसी पेपर में जो आपका एक कॉमन पेपर आता है जीएस या जीके कहें आप, उस पेपर से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ और मॉडल टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 30 क्वेश्चंस का वेटेज है इसमें, और जीडीसी के एग्ज़ाम में तो जीएस के पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें उन सभी क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो 2 मार्क्स की रहेगी। इट मीन्स एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 60 मार्क्स आपके जीएस से आपको बन सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम जो है वो जहाँ तक है फरवरी में होने की संभावना है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक इस तरह के कॉमन पेपर यानी जीएस से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस भी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। सारे लेक्चर्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस को कवर करते हुए ही बनाए जा रहे हैं। चलिए आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज़, लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी थी वह थी। लॉक ने जिस सिद्धांत की आधारशिला रखी थी वह थी। ऑप्शन 1 लोकतांत्रिक, ऑप्शन 2 संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन 3 कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन 4 गणतंत्रवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 संवैधानिक राजतंत्र की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात लॉक ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है? या किसने कहा था कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है? ऑप्शन 1 कांट, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 दांते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 रूसो। ये रूसो ने कहा था कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है। ऑप्शन 3 इज़ दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 यह राज्य में कानून निर्माता है, ऑप्शन 2 यह सदैव जनहित में है, ऑप्शन 3 यह सबकी इच्छा है, ऑप्शन 4 ये हमेशा सही होती है। रूसो की जो जनरल विल की थ्योरी है इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ये सही नहीं है कि यह सभी की इच्छा होती है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में ये कथन सही नहीं है कि यह सबकी इच्छा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विचारकों में से किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा था? निम्न विचारकों में से किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा था? ऑप्शन 1 कांट, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 दांते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 रूसो। ये रूसो ने कहा था
और देखिए भोला भाला जंगली, इसके लिए इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं आदर्श बर्बर हिंदी में, और इंग्लिश में आपका एक टर्म आ जाता है नोबल सैवेज। तो आपको याद रखना है, अगर आदर्श बर्बर मनुष्य को किसी ने कहा है तो वो रूसो ने कहा था, या नोबल सैवेज आ जाता है तो वो भी रूसो ने ही कहा था। भोला भाला जंगली की जगह पे आदर्श बर्बर शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन क्वेश्चन पेपर, तो आप इसको ध्यान रखें। और ये इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक हैं जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना है। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? हॉब्स पहले आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना है। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों के अग्रगामी हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 बार्कर, ऑप्शन 2 वेपर, ऑप्शन 3 बिलोबी, ऑप्शन 4 क्लेरेंडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वेपर। ये वेपर ने कहा था। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? निम्न में से किसने यह सुझाव दिया कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 रूसो। ये रूसो का स्टेटमेंट था। ये कहीं ना कहीं जनरल विल को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था? निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था? ऑप्शन 1 नर्सरी, ऑप्शन 2 लीसियम, ऑप्शन 3 अकादमी, ऑप्शन 4 मॉन्टेसरी। तो अरस्तु का जो शिक्षण संस्थान था, जो इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, उसका नाम था लीसियम। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था लीसियम। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है? यह कथन किसका है? इन शॉर्ट, प्लेटो की जस्टिस थ्योरी को किसने पूरी तरीके से डिनाई किया है, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो इनका स्टेटमेंट है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 अरस्तु, ऑप्शन 2 सेवाइन, ऑप्शन 3 सिनक्लेयर, ऑप्शन 4 मैक्सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 सेवाइन। ये सेवाइन ने कहा था। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था? ऑप्शन 1 71 संशोधन, ऑप्शन 2 90 संशोधन, ऑप्शन 3 92 संशोधन, ऑप्शन 4 64 संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 92 संशोधन, और ये हुआ था 2003 में। ईयर भी आप याद रखें, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि 8th शेड्यूल में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष में लिखी है? ऑप्शन 1 1650, ऑप्शन 2 1651, ऑप्शन 3 1653, ऑप्शन 4 1652। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 1651।
हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में लिखी है। आप चैनल से कनेक्टेड रहें, आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम तक कवर करा दिया जाएगा, प्लस आपके PYQs बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको अपलोड किए जाएंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है। चैनल पे एक टेलीग्राम लिंक शेयर किया जा रहा है, आप उससे कनेक्ट हो जाएं क्योंकि वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 110, ऑप्शन 2 आर्टिकल 111, ऑप्शन 3 आर्टिकल 112, ऑप्शन 4 आर्टिकल 113। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 आर्टिकल 110। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध की कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? निवारक निरोध के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? ऑप्शन 1 1 महीना, ऑप्शन 2 2 मंथ, ऑप्शन 3 3 मंथ, ऑप्शन 4 4 मंथ्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अधीन बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 48, ऑप्शन 2 आर्टिकल 48A, ऑप्शन 3 आर्टिकल 47, ऑप्शन 4 आर्टिकल 47A। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 आर्टिकल 48A। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे पूर्ण राज्य बनाने से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन 1 सिक्किम, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 सिक्किम। सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था और ये दर्जा किस संशोधन के माध्यम से दिया गया था, ये आप याद रखें, क्वेश्चन में आया हुआ है 35वां संवैधानिक संशोधन। और ये हुआ कब था? 1974 में। 1974 में 35वां संशोधन जो किया गया था, इसके द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ, किस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन 2 निकिता ख्रुश्चेव, ऑप्शन सी लियोनिड ब्रेजनेव, ऑप्शन डी मिखाइल गोर्बाचेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी निकिता ख्रुश्चेव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? ऑप्शन ए अध्याय 2, ऑप्शन बी चैप्टर 3, ऑप्शन सी चैप्टर 4, ऑप्शन डी चैप्टर 1। क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चैप्टर 4, अध्याय 4 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक कूटनीति को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? आर्थिक कूटनीति को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 सांस्कृतिक कूटनीति,
ऑप्शन 2 तेल कूटनीति, ऑप्शन 3 विकास कूटनीति, ऑप्शन 4 संकट कूटनीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। विकास कूटनीति के रूप में आर्थिक कूटनीति को जाना जाता है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। रिवीजन अभी से स्टार्ट करें सो दैट आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, इनका कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन 2 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ईयर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? ऑप्शन 1 नियंत्रण की कमी, ऑप्शन बी कुछ भी करने की मनमानी, ऑप्शन 3 कानून का अभाव, ऑप्शन 4 करने योग्य काम करने की क्षमता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 करने योग्य काम करने की क्षमता। टी.एच. ग्रीन जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं और इन्होंने स्वतंत्रता को इस तरह से उल्लेखित किया है कि जो कार्य करने योग्य होना चाहिए वही किया जाना चाहिए, इसलिए ये स्वतंत्रता को कहते हैं करने योग्य काम करने की क्षमता। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। और टी.एच. ग्रीन आदर्शवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोक युद्ध पीपल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन 1 लेनिन, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 माओ से तुंग, ऑप्शन 3 ग्रामसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 माओ से तुंग। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी बर्नार्ड बारूच, ऑप्शन सी जॉर्ज कैनन, ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी हेनरी किसिंजर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बर्नार्ड बारूच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय प्रत्यर्पण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? भारतीय प्रत्यर्पण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 1952, ऑप्शन 2 1962, ऑप्शन 3 1972, ऑप्शन 4 1982। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 1962 में भारतीय प्रत्यर्पण विधि अस्तित्व में आई है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस समिति द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस समिति की रिकमेंडेशन थी कि न्यूनतम आयु जो वोटिंग की मिनिमम एज है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए तारकुंडे कमेटी, ऑप्शन बी के संथानम समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तारकुंडे कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 15। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 15 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा उसे कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है, अन्यथा फिर वह स्वतः ही पारित हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 7 डेज, ऑप्शन डी 14 डेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
14 डेज तक राज्यसभा उसे अपने पास रख सकती है, अन्यथा धन विधेयक स्वतः ही पारित माना जाएगा। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से जुड़ा है? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से जुड़ा है? ऑप्शन ए भारत चाइना, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत भूटान, ऑप्शन डी भारत श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत चाइना। इंडिया चाइना से जुड़ा हुआ है पंचशील एग्रीमेंट, और ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1954 में साइन हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चाइना से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा के मत को किसने विकसित किया? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा के मत को किसने विकसित किया? ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 डेविड ह्यूम, ऑप्शन 3 जेम्स मिल, ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो ने नारा दिया है। ऑप्शन 1 राज्य का पूर्ण अधिकार, ऑप्शन 2 योग्यतम की विजय, ऑप्शन 3 प्रकृति की ओर वापस लौटें, ऑप्शन 4 अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्रकृति की ओर वापस लौटें। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक या एपेक की स्थापना कब हुई थी? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1989। 1989 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा है? ऑप्शन ए व्यापार उदारीकरण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी वैश्विक आतंकवाद, ऑप्शन डी मानवाधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा है? लोकतंत्र को जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किसने कहा है? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन ने ये स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वियना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1975 में G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? ऑप्शन 1 राष्ट्रहित, ऑप्शन 2 गुट निरपेक्ष आंदोलन, ऑप्शन 3 शीत युद्ध, ऑप्शन 4 शक्ति संतुलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शक्ति संतुलन। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला शक्ति संतुलन है। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी अटेम्प्ट करा चुकी हूँ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो एक बार कमेंट करें। सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 7 सदस्य और 9 प्रेक्षक देश, ऑप्शन बी 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक देश, ऑप्शन सी
7 सदस्य और 10 प्रेक्षक देश, ऑप्शन डी 8 सदस्य और 11 प्रेक्षक देश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक देश। अगर आपको 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक देशों के बारे में पता है तो आप कमेंट करके बताएं कि वे 8 सदस्य कौन से हैं जो सार्क के मेंबर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 104 संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है, यह परिभाषा किसने दी? राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी मैकाइबर, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैकाइबर ने स्टेटमेंट दिया है कि राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो कानून के द्वारा कार्य करता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का उद्देश्य नैतिक पूर्णता है, यह विचार किसका है? ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 हॉब्स, ऑप्शन 4 रूसो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 अरस्तु। ये अरस्तु के द्वारा दिया जाने वाला स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? हाईकोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज कितना है? ऑप्शन ए 60 ईयर्स, मतलब वो 60 वर्ष के हैं, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 ईयर, ऑप्शन डी 68 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 62 वर्ष। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार उनमें से किसके निकट थे? ऑप्शन 1 दार्शनिक अराजकतावाद, ऑप्शन बी सामूहिकतावादी, ऑप्शन 3 नैतिक अंतर्निहितवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 दार्शनिक अराजकतावाद। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी सतीश महाना, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन। ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये दल विरोधक कानून की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन ए है 7th शेड्यूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी किताब जो है राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी माओ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लेनिन। ये लेनिन ने कहा, लेनिन की बुक है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी पार्ट 18, ऑप्शन सी
पार्ट 15, ऑप्शन डी पार्ट 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 15। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? भारत में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2005। 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएं कि सेकेंड ARC का चेयरमैन कौन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी LD वाइट, ऑप्शन डी हेनरी फ्योल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1927। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1887। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और वुड्रो विल्सन इस किताब के राइटर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए LD वाइट, ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासन में लोक शिकायत निवारण का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी लोकपाल, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकपाल। ये लोक शिकायत निवारण का प्रमुख साधन है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।